नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जिला दंतेवाड़ा जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने कांकेर जिला, बस्तर जिला, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसको सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके बिल्कुल देखिएगा और आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण जिले का जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को कराया जाएगा और आप लोग को बहुत ही नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि दंतेवाड़ा के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है वर्तमान दंतेवाड़ा जिला 1998 में अस्तित्व में आया, इससे पहले यह बस्तर जिले का तहसील था। दूसरा है दंतेवाड़ा जिला बस्तर का दक्षिणी हिस्सा है। और तीसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा जिले का नामकरण 2002 में किया गया। और चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए, पहला वर्तमान दंतेवाड़ा जिला 1998 में अस्तित्व में आया, इससे पहले यह बस्तर जिले का तहसील था। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। आपको एक तिथि याद रखना है 1948। 1948 में क्या हुआ था? 1948 में बस्तर जिला का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बस्तर जिला का। ठीक है, 1948 से पहले जो बस्तर है वो एक देसी रियासत हुआ करता था। देसी रियासत मतलब जहां राजाओं का शासन होता था। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 देसी रियासत हुआ करते थे, जिसमें से सबसे बड़ा देसी रियासत था बस्तर। फिर जब 1948 में हमारे भारत में राजनीतिक एकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसी के तहत 1948 में बस्तर को जिले का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बस्तर को जिले का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो 1948 को प्राप्त हुआ है। 1948 के बाद एक तिथि आपको ध्यान रखना है 1998। अब 1998 को क्या किया गया? 1998 में बस्तर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला था आपका उत्तर बस्तर, पहला आपका उत्तर बस्तर और दूसरा है आपका दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर। ठीक है, मतलब इसको मैं मैप से आपको बताना चाहूँगा। देखो 1948 तक ये पूरा टोटल जो एरिया है ये आपका क्या था? बस्तर जिला था। उसके बाद 1998 में क्या किया गया? इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये कहलाया आपका उत्तर बस्तर और ये कहलाया आपका दक्षिण बस्तर। ठीक है, ये कब की बात है? 1998। 1998 के बाद आपको एक तिथि और याद रखना है 2003। अब 2003 को क्या किया गया? ये जो उत्तर बस्तर जो नामकरण किया गया था, इसके नाम को परिवर्तित करके क्या किया गया? कांकेर, है ना। तो 2003 में उत्तर बस्तर के जो नाम है उसको परिवर्तित करके क्या किया गया? कांकेर किया गया। और 2003 में ही आपका दक्षिण बस्तर करके जो नामकरण किया गया था नीचे वाले हिस्से का, इसको क्या नामकरण किया गया? दंतेवाड़ा। क्या नामकरण किया गया इसका? दंतेवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दंतेवाड़ा जिला बस्तर का दक्षिणी हिस्सा है। देख लो ये बस्तर है टोटल, तो बस्तर का दक्षिणी हिस्सा है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा, दंतेवाड़ा जिले का नामकरण 2002 में किया गया। अभी जस्ट मैंने बताया कि दंतेवाड़ा जिला का नामकरण तो 2003 में हुआ है। आपका 1998 में जब बस्तर को दो भागों में बांटा गया था तब इसका नामकरण किया गया था उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर। फिर 2003 में उत्तर बस्तर को बोला गया आपको कांकेर और दक्षिण बस्तर को बोला गया आपको दंतेवाड़ा। यहाँ पास बोल रहा है कि दंतेवाड़ा जिले का नामकरण 2002 में किया गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा जी, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हमारा? गलत है। तो इसी को तो आपको पहचानना है, असत्य कथन की आपको पहचान करना है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली सभी चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है यह डंकनी संखनी नदी के तट पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जो दंतेश्वरी मंदिर है दंतेवाड़ा में वो डंकनी संखनी नदी के तट पर स्थित है। इसमें से आपको ध्यान रखना है जो संखनी नदी है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। और संखनी नदी का जो जल है उसका रंग कैसा है? तो रक्ताब लाल है। ध्यान रखना, संखनी नदी है ना, संखनी नदी जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे आपका प्रदूषित नदी है और इस नदी के जो जल है उसका रंग कैसा है? रक्ताब लाल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी का जो जल है उसका रंग रक्ताब लाल है? तो संखनी नदी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था। तो याद रखना, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण
सही बात है, काकतीय वंश के शासक ने किया था, लेकिन काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने नहीं किया था। किसने किया था? आपका अन्नम देव ने किया था। किसने किया था जी? आपका अन्नम देव। काकतीय वंशी शासक अन्नम देव ने किया था 14वीं शताब्दी में। कब किया था? 14वीं शताब्दी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पर नरबलि प्रथा प्रचलित था जिसके विरोध में मेरिया विद्रोह हुआ था। बिल्कुल सही बात है। जो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा चलता था और जिस नर का बलि दिया जाता था ना, उसको मेरिया कहा जाता था। और इसी नरबलि प्रथा के विरोध में क्या हुआ था? आपका मेरिया विद्रोह हुआ था, ठीक है। और इस जो मेरिया विद्रोह, इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? हिडमा मांझी। कौन थे? हिडमा मांझी। ध्यान रखना है, इसके नेतृत्वकर्ता थे हिडमा मांझी। और ये जो मेरिया विद्रोह हुआ था, इसका दमनकर्ता कौन हुए? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके दमनकर्ता थे कैंपबेल। कौन हुए? कैंपबेल। कैंपबेल इसके दमनकर्ता थे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है कि आपका दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित था और जिसके विरोध में मेरिया विद्रोह हुआ था और जिसके नेतृत्वकर्ता हुए हिडमा मांझी और इसके दमनकर्ता कौन हुए? कैंपबेल। अगर आपसे पूछेगा कि जो मेरिया विद्रोह हुआ था उस समय काकतीय वंशी शासक कौन थे, तो भूपाल देव। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देवी सती का दंत हिस्सा इस पावन भूमि में गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो देवी सती जी का दंत का जो हिस्सा है वो इस पावन भूमि में गिरा, इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा? दंतेवाड़ा पड़ा, है ना। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? आपका सेकंड, क्योंकि जो दंतेश्वरी मंदिर है इसका निर्माण काकतीय वंशी शासक अन्नम देव ने किया था, ना कि पुरुषोत्तम देव ने। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न में। देखो, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ है खनिज और एक तरफ है आपका स्थान। तो टीन, आपका टीन दंतेवाड़ा के कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, टीन प्राप्त होता है बचेली, कटे कल्याण और तोंगपाल। बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता होगा हमारे पूरे भारत में टीन के उत्पादन के लिए हमारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रसिद्ध है ना। तो याद रखना है, जो टीन है, टीन का जो उत्पादन है ये कहाँ से होता है? दंतेवाड़ा जिले के बचेली, कटे कल्याण और तोंगपाल। बिल्कुल सही है। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? दंतेवाड़ा जिला के। तो बैलाडीला, बचेली और किरंदुल। ये भी बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा बैलाडीला, बचेली और किरंदुल में एनएमडीसी के 3 संयंत्र स्थापित है। एनएमडीसी के 3 संयंत्र स्थापित है ना। एनएमडीसी के 3 संयंत्र स्थापित है। आपका पहला एनएमडीसी किरंदुल, उसके बाद एनएमडीसी बचेली, उसके बाद है एनएमडीसी आपका बैलाडीला, ठीक है। बैलाडीला। जो एनएमडीसी जो किरंदुल है, इसको कब स्थापित किया गया है? 1968। बचेली को 1980 और बैलाडीला को 1988। 68, 80, 88 ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये एनएमडीसी के 3 इकाई है, ये आपको याद रखना है। ये तो आपका जो दूसरा जोड़ा है ये भी आपका बिल्कुल सही है। टीन कहाँ से मिलता है? बचेली, कटे कल्याण, तोंगपाल। बिल्कुल सही है। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? बैलाडीला, बचेली, किरंदुल। बिल्कुल सही है। और इन तीनों जगहों में एनएमडीसी के 3 संयंत्र स्थापित है। एनएमडीसी किरंदुल, बचेली और बैलाडीला। किरंदुल में स्थापित किया गया संयंत्र को 1968 में, बचेली में 1980 में और बैलाडीला में 1988 में। गैलेना मिलता है आपका झीरका और बिजाम। ये भी बिल्कुल सही है। दंतेवाड़ा के झीरका और बिजाम क्षेत्र से गैलेना की प्राप्ति होता है। और जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है? हाहालद्दी मेटा बोदली। नहीं, जो हाहालद्दी मेटा बोदली ये तो कांकेर जिला से संबंधित स्थल है, तो ये तो नहीं आएगा। तो जो ग्रेनाइट मिलता है वो दंतेवाड़ा के जो भूसाराम क्षेत्र है, याद रखना जी, भूसाराम क्षेत्र है दंतेवाड़ा जिला में, वहाँ से क्या मिलता है? ग्रेनाइट मिलता है। जबकि हाहालद्दी मेटा बोदली इसका संबंध तो आपका कांकेर जिला से, जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, ठीक है। तो आपका ये चौथा वाला जो जोड़ा है डी, ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। और आपको असत्य जोड़े की ही पहचान करना था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रादित्य मंदिर बारसूर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आप सभी को पता होगा हमारे दंतेवाड़ा जिला में चंद्रादित्य मंदिर भी है ना। तो उसी के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला, इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जो पहला जो स्टेटमेंट है कि चंद्रादित्य मंदिर है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। बिल्कुल सही है। और इस मंदिर का निर्माण फनी नागवंशी शासक धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य के द्वारा किया गया था। देखो, यहाँ सही लिखा गया है कि इस मंदिर का निर्माण धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य के द्वारा किया गया है, लेकिन ये फनी नागवंशी नहीं था जी, ये आपका छिंदक नागवंशी था। देखो, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में एग्जामिनर आपको फंसाएगा, तो याद रखना है आपका जो चंद्रादित्य मंदिर बारसूर है इसका निर्माण छिंदक नागवंशी शासक, याद रखना है जी आपको, छिंदक
नागवंशी, छिंदक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक जिसका नाम क्या था, धारावर्ष। धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रादित्य, है ना। धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहाँ पास बोला गया है फनी नागवंशी शासक, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ये। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। साथ ही साथ बारसूर में और कौन कौन से मंदिर है? बारसूर में आपका मामा भांजा मंदिर है, मामा भांजा, ठीक है, मामा भांजा मंदिर है। माना जाता है कि इस मामा भांजा मंदिर को मामा और भांजा ने एक ही दिन में इसको बना दिया था, इसीलिए इसका नामकरण किया गया था मामा भांजा मंदिर, ठीक है। और क्या मंदिर है यहाँ? अभी जैसे हमने क्या देखा आपका चंद्रादित्य मंदिर, ठीक है, चंद्रादित्य मंदिर है, चंद्रादित्य मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ बारसूर में आपका बड़ा गणेश की प्रतिमा है, बड़ा गणेश की प्रतिमा है, बड़ा गणेश की प्रतिमा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है बारसूर में और क्या है आपका चंद्रादित्य सरोवर भी है, चंद्रादित्य सरोवर भी है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बड़ा गणेश की प्रतिमा, चंद्रादित्य सरोवर, ये सब आपका बारसूर में व्यवस्थित है, ठीक है ये। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना छिंदक नागवंशी शासक धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य के द्वारा इस सब का निर्माण किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नंदीराज चोटी की ऊंचाई कितनी है? नंदीराज चोटी, ऑप्शन है आपका 1176 मीटर, बी 1225 मीटर, सी 1210 मीटर और डी आपका डी ऑप्शन क्या है 1152 मीटर। तो देखते हैं जो नंदीराज चोटी है इसकी ऊंचाई कितना है? 1210 मीटर है। कितना है? 1210 मीटर। और यही जो नंदीराज चोटी है हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, हमारे छत्तीसगढ़ का, याद रखना है छत्तीसगढ़ का दूसरी, हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली चोटी कौन सा है? पहले चोटी है आपका गौरलाटा की चोटी, गौरलाटा की चोटी जो कि सामरी पाट में है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। उसके बाद है नंदीराज की चोटी जिसकी ऊंचाई आपका 1210 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बदरगढ़, ठीक है, बदरगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई है आपको 1176 मीटर है। उसके बाद आपको याद रखना है मैनपाट जिसकी ऊंचाई कितना है आपका 1152 मीटर है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तो आपका नंदीराज की चोटी। लेकिन ओवरऑल में पूछेगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब बताओगे नंदीराज। लेकिन अगर ऐसा पूछेगा कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, तब बताओगे आप ये नंदीराज 1210, ठीक है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दूसरा नंबर का आएगा, लेकिन जब दक्षिण बस्तर के बारे में पूछेगा तो पहला आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना, गौरलाटा की चोटी 1225 मीटर है, नंदीराज का 1210 मीटर है, बदरगढ़ का 1176 मीटर है और मैनपाट का आपको 1152 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले से निम्न राजमार्ग नहीं गुजरता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेशनल हाईवे नंबर 63, नेशनल हाईवे नंबर 163 ए, स्टेट हाईवे नंबर 5 और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राजमार्ग नहीं गुजरता है दंतेवाड़ा जिले से, ये पूछा गया है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपका नेशनल हाईवे नंबर 63 होकर गुजरता है, और अगर इसकी हम लोग लंबाई देखें नेशनल हाईवे नंबर 63 का हमारे छत्तीसगढ़ में, तो कितना है 237 किलोमीटर, कितना है 237 किलोमीटर है ना। छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ ना मैं, केवल दंतेवाड़ा जिले में नहीं बोल रहा हूँ। कितना है आपका 237 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे नंबर 63 में नेशनल हाईवे नंबर 63 के आसपास के जो स्थल है मैं इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जगदलपुर से हम लोग निकले, जगदलपुर से निकले तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? गीदम के बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? बीजापुर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? बीजापुर, ठीक है। ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 63 है। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 163A, नेशनल हाईवे नंबर 163A, ये हमारे छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखना हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है आपका नेशनल हाईवे है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 12 किलोमीटर है। और इसी नेशनल हाईवे नंबर 163A में दो जगह आपका स्थित है। पहला तो आपका गीदम हो जाएगा और दूसरा आपका दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा, गीदम और दंतेवाड़ा, ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 163A में पड़ता है। साथ ही साथ दंतेवाड़ा जिले में आपका स्टेट हाईवे नंबर 5 भी गुजरता है, स्टेट हाईवे नंबर 5। और स्टेट हाईवे नंबर 5 के आसपास के मैं स्थल के नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है बारसूर, ऊपर से हम लोग छोटा डोंगर से आ रहे हैं, छोटा डोंगर है ना, छोटा डोंगर से बारसूर से हो जाएगा आपको गीदम के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे दंतेवाड़ा के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जी तारलापाल के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ? मंगोता से हम लोग आगे जाएंगे तो क्या पड़ेगा हम लोग को? मंगोता से और आगे जाएंगे तो टेकनार पड़ जाएगा,
टेकनार के बाद हम लोग आगे जाएंगे तो बैलाडीला पड़ जाएगा, बैलाडीला। बैलाडीला के बाद आकाश नगर हो जाएगा, आकाश नगर, आकाश नगर। और यही आसपास आपका आकाश नगर के पास आपका बचेली भी पड़ेगा, किरंदुल भी पड़ेगा, है ना। ये मैं आसपास के स्थल के नाम लिख रहा हूँ। बचेली हो जाएगा, आपका किरंदुल हो जाएगा, किरंदुल के बाद आपका गामावाड़ा हो जाएगा, गामावाड़ा के बाद आपको ध्यान रखना है लास्ट आपका कुआंकोंटा। क्या? कुआंकोंटा, कुआंकोंटा। ये सब स्थल है जो कि आपका स्टेट हाईवे नंबर 5 में पड़ेगा, उसके आसपास। ठीक है, ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपका स्टेट हाईवे नंबर जो 5 है इसके आसपास कौन कौन से जो स्थल है वो व्यवस्थित है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि दंतेवाड़ा जिले से नेशनल हाईवे नंबर 63 भी होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 163A भी होकर गुजरता है, और साथ ही साथ स्टेट हाईवे नंबर 5 ये भी होकर गुजरता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दंतेवाड़ा जिले से निम्न राजमार्ग नहीं गुजरता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी राजमार्ग तो गुजरते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दंतेवाड़ा में निम्न में से कौन सा स्थल स्टेट हाईवे नंबर 5 और नेशनल हाईवे नंबर 63 के क्रॉसिंग में स्थित है? ठीक है, देखो इधर से ऊपर से आ रहा है आपका, ये देखिएगा आपका ये ऊपर है आपका स्टेट हाईवे नंबर 5, स्टेट हाईवे नंबर 5 है ना। और उसके बाद क्या बोला गया है? नेशनल हाईवे नंबर 63, यहाँ पास आपका नेशनल हाईवे, ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 63। तो पूछा गया है कि स्टेट हाईवे नंबर 5 और नेशनल हाईवे नंबर 63 के क्रॉसिंग में कौन सा जगह स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गीदम, गीदम। ठीक है, गीदम क्या है आपका? स्टेट हाईवे नंबर 5 और नेशनल हाईवे नंबर 63 के क्या है? क्रॉसिंग में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गीदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गीदम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है ए है दंतेवाड़ा, बी है कोंडागांव, सी है बस्तर और डी है आपका कांकेर। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? 1948 में आपका बस्तर जिले का गठन हुआ। 1998 में क्या किया गया? बस्तर को 2 भागों में बांटा गया, और 2 भागों में बांटकर उसका नामकरण किया गया था उत्तर बस्तर और आपका दक्षिण बस्तर, है ना। उत्तर बस्तर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर को क्या कहा गया? फिर इसका पुनः नामकरण को चेंज किया गया 2003 में। 2003 में पुनः इसके नामकरण को चेंज किया गया और बोला गया उत्तर बस्तर को बोला गया कांकेर और दक्षिण बस्तर को बोला गया दंतेवाड़ा। अब उसके बाद आपको याद रखना है 2003 के बाद 2007 में आपको ध्यान रखना है 2007 में क्या किया? 2007 में दंतेवाड़ा से किसका निर्माण किया गया? बीजापुर जिला का निर्माण किया गया। किसका? दंतेवाड़ा से ना। 2007 में आपको ध्यान रखना है जी, दंतेवाड़ा से किसका निर्माण किया गया है? आपको बीजापुर जिला का निर्माण किया गया है। 2007 में 2 जिले बने थे, बीजापुर जिला और नारायणपुर जिला। तो जो बीजापुर जिला है उस किसको काट कर बनाया गया? तो दंतेवाड़ा जिला को काट कर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? तो आपको इसका आंसर करना है कौन सा जिला? आपका दंतेवाड़ा जिला। होपफुली ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कथन है पहला, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही है, जो बोध घाट परियोजना है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इंद्रावती नदी को हमारे बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, या आपका गोदावरी बेसिन के प्रमुख नदी के नाम से जाना जाता है इंद्रावती नदी को। इंद्रावती नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है हमारे छत्तीसगढ़ में, और इसका जो उद्गम हुआ है उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पर्वत से हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। ये भी आपका बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा, इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 3,66,580 हेक्टेयर है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो चारों कथन है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखिए, ए है केवल 1 एवं 3 सही है, बी केवल 2 एवं 4 सही है, सी केवल 1, 2 एवं 4 सही है, और डी सभी चारों कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, सभी चारों कथन है क्या है आपका? सही है ना। तो याद रखना, बोध घाट जो परियोजना है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है, और इससे लाभ पाने वाले जिले कौन कौन से हो जाएगा? दंतेवाड़ा, सुकमा और आपका बीजापुर। और इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता कितना है? 3,66,580 हेक्टेयर। और इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो 300 मेगावाट है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। दंतेवाड़ा जिला लौह निक्षेप में समृद्ध है। बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया ना, दंतेवाड़ा जिला में आपका लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए यहाँ पास एनएमडीसी के 3 संयंत्र भी स्थापित है। एनएमडीसी आपका पहला तो आपका बचेली, उसके बाद किरंदुल, फिर बैलाडीला, मैंने बताया था आपको, है ना। उसके बाद देखिए
पहला स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। दूसरा, दंतेवाड़ा जिले में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो बॉक्साइट खनिज है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। दंतेवाड़ा जिले में आपका लौह अयस्क प्रचुरता में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, ना कि बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में टीन अयस्क का अग्रणी उत्पादन दंतेवाड़ा जिला में होता है, बिल्कुल सही है ना। भारत में टीन अयस्क का अग्रणी उत्पादन दंतेवाड़ा जिला में होता है। कट्टे कल्याण नामक एक स्थान है, वहां से सर्वाधिक मात्रा में टीन का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो आपको इसमें सेकंड कथन कि दंतेवाड़ा जिले में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रचुरता से आपका लौह अयस्क पाया जाता है, देखा जाए तो, है ना। और बॉक्साइट ये आपको पार्ट प्रदेशों में पाया जाता है। और बॉक्साइट किसका आपका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है, अभी मैंने बताया, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक सिंचित जिला दंतेवाड़ा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा जी। अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, तब बोलेंगे लोग दंतेवाड़ा, लेकिन यहाँ पास बोला गया कि छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक सिंचित, अधिक नहीं होगा, क्या होगा आपका? कम होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा जिला है? आपका दंतेवाड़ा जिला है। तीसरा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दंतेवाड़ा जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दंतेवाड़ा जिला है उसका वन क्षेत्रफल क्या आपका? सर्वाधिक है। और चौथा है, छत्तीसगढ़ में पहला लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में प्रारंभ हुआ था, जिसको गुजर बसर कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबसे पहला जो लाइवलीहुड कॉलेज है, जिसको गुजर बसर, ठीक है, गुजर बसर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? आपका जो बेरोजगार जो युवक है उसको ट्रेनिंग देकर उसको रोजगार के मुहैया उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि छत्तीसगढ़ में पहला लाइवलीहुड कॉलेज है वो दंतेवाड़ा में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दंतेवाड़ा जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सबसे कम सिंचित जिला दंतेवाड़ा है, यहाँ पर दिया गया था अधिक, तो ये दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, दंतेवाड़ा जिले में कौन सा जलप्रपात है? ए है आपका सरभंजा, बी है अमृतधारा, सी है तीरथगढ़ और डी है सप्तधारा। देखिए दंतेवाड़ा जिले में कौन सा जलप्रपात बोलेगा? सरभंजा जलप्रपात जो कि मांड नदी पर है, तो दंतेवाड़ा जिला में नहीं है, ठीक है। अमृतधारा जो सरभंजा जलप्रपात आपको याद करते चला ना, ये मांड नदी पर है, मांड नदी पर बना हुआ है। अमृतधारा जलप्रपात ये हसदेव नदी पर बना हुआ है, ठीक है, हसदेव नदी पर बना हुआ है। तीरथगढ़ जलप्रपात है आपका मुनगा बहार नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो तीरथगढ़ तो आपका बस्तर में हो जाएगा, तो तीरथगढ़ भी नहीं होगा। अमृतधारा तो आपको उधर कोरिया में हो जाएगा, तो अमृतधारा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सप्तधारा। जो सप्तधारा जो वाटरफॉल है, ठीक है, ये कौन सा जिला में व्यवस्थित है? तो ये दंतेवाड़ा जिला में व्यवस्थित है। याद रखना, जो दंतेवाड़ा में जो सप्तधारा वाटरफॉल है, इसी को क्या बोला जाता है? भेड़ा घाट के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का भेड़ा घाट किस वाटरफॉल को बोला जाता है? को सप्तधारा को। यहाँ की जो धाराएं हैं वो सात रूपों में गिरती है, इसलिए इसको सप्तधारा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। अब इसमें सप्तधारा कौन कौन से है? तो सप्तधारा कौन कौन से है आपको याद रखना है, B2, K2, H2 और P। बी से आपका बाण धारा, बी से क्या होगा आपका? बाण धारा, ठीक है। और बी से एक और बोध धारा, बाण धारा और बोध धारा, दो याद हो गया, बाण धारा और बोध धारा। K2 है ना, B2 से मैंने बताया, एक बी से आपका बाण धारा और एक बी से आपका बोध धारा, और K2 से आपका कृष्ण धारा और एक हो जाएगा आपका कपिल धारा, कृष्ण धारा और कपिल धारा हो गया। उसके बाद H2 में ध्यान रखना, H2 में एक एस से होगा आपका शिव धारा, और एक और एस जो बचेगा उससे हो जाएगा बस आपका शिव चित्र धारा, ठीक है। और पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा आपका पांडव धारा, पी से हो जाएगा जी आपका पांडव धारा। तो ये सप्त धारा में ये सभी धाराएं क्या आपका शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 धारा शामिल है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा जिले में कौन से जलप्रपात है? तो सप्त धारा हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी तीरथगढ़ जलप्रपात है, मुनगा बहार नदी पर है, अमृतधारा हसदेव नदी पर है, सरभंजा मान नदी पर है, और ये आपका इंद्रावती नदी पर हो जाएगा। सप्त धारा वाटरफॉल है वो, है ना। यहाँ कौन कौन से धारा है मैंने बता दिया, B2, K2, H2 और P। बारसूर में किस राजवंश की राजधानी था? हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बना लिया है, नल वंश, छिंदक नागवंश, काकती राजवंश और फणी नागवंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बारसूर में आपका छिंदक नागवंश की क्या था? आपका राजधानी था।
बारसूर में किसकी राजधानी था? छिंदक नागवंश की राजधानी था, आप सभी को पता होगा। और छिंदक नागवंश के जो एक राजा हुए, राजा धारावर्ष, उसके सेनापति हुए चंद्रादित्य, उन्होंने बारसूर में बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ लिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? बारसूर, जो कि दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। और ये जो बारसूर है वो इंद्रावती नदी के तट पर स्थित जगह है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। माना जाता है कि जो मामा भांजा मंदिर है, इसका निर्माण एक मामा और भांजा दोनों ने एक ही दिन में कर दिया था, इसीलिए इसका नामकरण किया गया है मामा भांजा मंदिर। और देखा जाए तो जो मामा भांजा मंदिर है, यहाँ शिव जी की प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका बारसूर में स्थित है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? मैंने बताया था आप लोग को कि दंतेश्वरी जो मंदिर है, इसका निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में। किसमें? 14वीं शताब्दी में ना, 14वीं शताब्दी में काकतीय वंशी शासक, काकतीय, 14वीं शताब्दी में आपको ध्यान रखना है, काकतीय वंशी शासक, 14वीं शताब्दी में काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव ने क्या कराया था? अन्नमदेव ने क्या कराया था? कराया था, अन्नमदेव ने कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो आपको याद रखना है 14वीं शताब्दी में। किसके द्वारा कराया गया? तो काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव के द्वारा कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों से कोरंडम खनिजों का भंडार है? कोरंडम खनिज बोला गया है, ठीक है। ए है अंबिकापुर एवं नारायणपुर, बी है आपका रायपुर एवं गरियाबंद, सी है आपका दंतेवाड़ा एवं बीजापुर, और डी है आपका गरियाबंद एवं बीजापुर। तो याद रखना आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कोरंडम है वो दंतेवाड़ा से भी प्राप्त होता है, साथ ही साथ बीजापुर की आप लोग पढ़ोगे उल्लूर कुचनूर की पहाड़ी है ना, तो यहाँ से भी क्या पाया जाता है? आपको कोरंडम पाया जाता है, यहाँ से कोरंडम प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? बारसूर, बलौदा बाजार, और सी है बालोद, और डी आपका कोंडागांव। तो काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है? तो ये आपका बारसूर में है। कहाँ है? बारसूर में, है ना। जो बत्तीसा मंदिर है, बत्तीसा मंदिर के प्रांगण में जो आपका काले ग्रेनाइट से जो निर्मित नंदी बैल है वो क्या है? स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बारसूर। बारसूर में बत्तीसा मंदिर भी है जी, पूरा 32 खंभों से आपका बना हुआ एक मंदिर है, 32 खंभों से बना हुआ एक मंदिर है। और उसी बत्तीसा मंदिर के प्रांगण में क्या है? आपका काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल की प्रतिमा भी स्थापित है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये है महेंद्र कर्मा को सलवा जुडूम आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। तो आपने सुना भी होगा, ये आपका स्टेटमेंट जो कह रहा है कि महेंद्र कर्मा को सलवा जुडूम आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है, तो जो स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इन्हें बस्तर का टाइगर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो आपका महेंद्र कर्मा जी है, इसको बस्तर का टाइगर कहा जाता है। तीसरा, इसका निधन चिल्फी घाटी में माओवादी हमले में हुआ था, याद रखना। 25 मई 2015 इसका जो निधन हुआ था वो चिल्पी घाटी के माओवादियों में हमले में नहीं हुआ था, आपका झीरम घाटी, क्या हो जाएगा? झीरम घाटी, है ना, झीरम घाटी 25 मई को हुआ था, देखना 25 मई को, ठीक है। तो महेंद्र कर्मा को सलवा जुडूम आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें बस्तर का टाइगर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ इसका जो निधन है ये आपका झीरम घाटी में हुआ था, ना कि यहाँ पर चिल्पी घाटी तो कवर्धा साइड है, तो ये वहाँ नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? झीरम घाटी में हुआ था, माओवादी हमले से हुआ था। और डी ऑप्शन है, बस्तर काकतीय वंश की दूसरी राजधानी था। तो चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपका महेंद्र कर्मा जी को बस्तर का टाइगर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा, इसका निधन आपका झीरम घाटी में माओवादी हमले से हुआ है, ना कि चिल्पी घाटी, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट क्या है कि बस्तर काकतीय वंश की दूसरी राजधानी था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, काकतीय वंश की पहली राजधानी क्या था? आपका मंगोता। उसके बाद दूसरी राजधानी क्या हुआ? आपका बस्तर। उसके बाद तीसरी राजधानी क्या हुआ? आपका जगदलपुर। तो याद रखना, ये काकतीय वंश की 3 राजधानी हुआ था, मंगोता, बस्तर और जगदलपुर, ठीक है। तो ये जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, बाकी जो तीनों कथन दिए गए हैं वो आपका सही है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। छिंदक नागवंशी द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही है।
आपने सुना होगा ढोलकल गणेश की प्रतिमा, और ये आपका करंट अफेयर का भी मुद्दा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका पहला जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ढोलकल गणेश प्रतिमा देवगढ़ की पहाड़ी पर व्यवस्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी तो कोरबा वहाँ चला जाएगा, कोरिया चला जाएगा। तो याद रखना ढोलकल गणेश की प्रतिमा है ये बैलाडीला की पहाड़ी पर है, ना कि आपका कहाँ, देवगढ़। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा आपका, यही सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या आपका असत्य है। ढोलकल गणेश की प्रतिमा है वो बैलाडीला की पहाड़ी पर व्यवस्थित है, ना कि आपका देवगढ़ की पहाड़ी पर व्यवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, फूलपाड़ जलप्रपात अरनपुर दुर्गम घाटी में स्थित है। याद रखना है जो फूलपाड़ जलप्रपात है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो जलप्रपात से हमारे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो नए नए जो जलप्रपात होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि फूलपाड़ जलप्रपात है वो कहाँ है, तो दंतेवाड़ा जिला में है ना। तो फूलपाड़ जलप्रपात अरनपुर दुर्गम घाटी में स्थित है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरनपुर दुर्गम घाटी ये किस जिला में व्यवस्थित है, तो आपको बताना है दंतेवाड़ा जिला। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका सेकंड कथन, क्योंकि जो ढोलकल गणेश प्रतिमा है ये बैलाडीला की पहाड़ी पर व्यवस्थित है, ना कि देवगढ़ की पहाड़ी पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में सप्तधारा जलप्रपात से कौन सा धारा संबंधित नहीं है। बोध धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और कौरव धारा। अभी जस्ट मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था आपका B2, K2, H2 और आपका P है ना। एक B से आपका बाण धारा, उसके बाद एक और B से आपका बोध धारा हो जाएगा, K से आपका कृष्ण धारा हो जाएगा और हो जाएगा कपिल धारा। उसके बाद H2 एक S से हो जाएगा आपका शिव धारा हो जाएगा। उसके बाद एक और S बचा, उससे शिवचित्र धारा हो जाएगा, शिवचित्र धारा। उसके बाद क्या बच गया आपका P से आपका पांडव धारा हो जाएगा। देखिए तो बोध धारा तो है बिल्कुल सही है, कृष्ण धारा भी है बिल्कुल सही है, शिव धारा भी है बिल्कुल सही है, लेकिन कौरव धारा नहीं है। क्या कौरव धारा आपका नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कट्टे कल्याण में सर्वाधिक टीन पाया जाता है। बिल्कुल सही है, हमारे दंतेवाड़ा जिला के कट्टे कल्याण नामक स्थान से सर्वाधिक टीन पाया जाता है। ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। और टीन का ऑक्साइड क्या होता है आपको बताना है। टीन का जो अयस्क है वो क्या होता है, तो कैसिटेराइड है ना। टीन का अयस्क क्या होता है, कैसिटेराइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। बी, टेकनार एक औद्योगिक विकास केंद्र है। ध्यान रखना दंतेवाड़ा जिला में टेकनार है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक विकास केंद्र है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैलाडीला में एनएमडीसी की इकाई 1980 में स्थापित किया गया है। देखो आपका एनएमडीसी के 3 इकाई दंतेवाड़ा जिले में स्थापित है ना। सबसे पहला तो हो जाएगा आपका बचेली, बचेली के बाद आपका किरंदुल, पहला हो जाएगा एनएमडीसी आपका किरंदुल पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेली हो जाएगा, बचेली के बाद आपका हो जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है, एनएमडीसी किरंदुल है। इसको कब स्थापित किया गया, 1968। बचेली को आपका 1980 और दंतेवाड़ा को 1988। एनएमडीसी किरंदुल 1968, बचेली 1980 और दंतेवाड़ा 1988 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बैलाडीला में एनएमडीसी की इकाई 1980 में स्थापित किया गया, गलत है। 1980 में तो बचेली स्थापित हुआ है, 1988 में स्थापित हुआ है क्या आपका बैलाडीला में एनएमडीसी की जो इकाई है वो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। उसके बाद डी है, गामावाड़ा से महापाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है। पाषाणकालीन जो स्मारक है उसको आपका डॉलमेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, दंतेवाड़ा के गामावाड़ा से। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो कौन सा गलत है, सी, क्योंकि बैलाडीला में एनएमडीसी की इकाई है। ये कब स्थापित हुआ है, 1988 में। सबसे पहला किरंदुल 1968, फिर बचेली 1980, उसके बाद आपका दंतेवाड़ा में जो बैलाडीला है वहाँ आपका 1988 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। जावंगा, समलूर, बचेली और किरंदुल। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जावंगा। क्या होगा आपका, जावंगा। जावंगा को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये आपका दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। और याद रखना जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके नाम पर इस जगह को एजुकेशन सिटी के नाम से विकसित किया जा रहा है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जावंगा हो जाएगा। तो होपफुली इस प्रकार से आप लोग को दंतेवाड़ा जिले के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रिवीजन करिए। बाय।